क्या आपको पता है प्लेटो ने अपने रिपब्लिक ग्रंथ में आदर्श राज्य की परिकल्पना की है, लेकिन इस आदर्श राज्य में वो क्या क्या चाहते थे। सबसे पहले उन्होंने एक शिक्षा पद्धति का एक चित्रण किया है और उसके साथ साथ साम्यवाद का चित्रण किया है। अब ये है कि न्याय होगा और शिक्षा व्यवस्था होगी, लेकिन फिर भी लोग बाह्य आकर्षण और सांसारिक दुर्बलताओं से जकड़ जाएंगे और इनके लिए सामाजिक वातावरण बनाना पड़ेगा ताकि वे त्याग भावना से अपना कर्तव्य कर सकें, और इसीलिए आया प्लेटो का साम्यवाद। याद रखना आवश्यक है कि प्लेटो का जो साम्यवाद है वो केवल संरक्षक वर्ग के लिए है, अर्थात सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग के लिए। प्रश्न ये उठता है कि क्या प्लेटो की साम्यवादी विचारधारा पूर्णतः नवीन और मौलिक थी? ऐसा नहीं है। ये देखिए, स्पार्टा में स्त्रियों को राज्य हित की दृष्टि से उधार दिया जाता था। 7 वर्ष के बच्चे हो जाने के पश्चात राज्य के द्वारा राज्य में सौंप दिए जाते थे और सार्वजनिक जलपान ग्रह और सामूहिक भोजन प्रदान करना राज्य का कर्तव्य होता था। क्रोट नामक भी एक नगर राज्य था जिसमें सहकारी खेती की व्यवस्था थी। तो ऐतिहासिक दृष्टि से यदि यह कहा जाए कि प्लेटो की साम्यवादी व्यवस्था मौलिक थी, नहीं, वह मौलिक नहीं थी, लेकिन इसके कई आधार थे। प्लेटो के साम्यवाद के क्या आधार थे? मनोवैज्ञानिक आधार की बात करते हैं तो वे राज्य को एक संपूर्ण मानता है, संपूर्णता होल मानता है व्यक्ति को उसकी इकाई, और जो साम्यवाद की व्यवस्था की है उन्होंने, वह उनका साधन नहीं है बल्कि साधन है आदर्श राज्य की प्राप्ति के लिए। तो संरक्षक वर्ग को उन्होंने साम्यवाद इसलिए रखा है क्योंकि संपत्ति और परिवार की दो संस्थाएं इनको संकीर्ण मनोवृत्ति का बनाएंगी। दूसरा आधार क्या है? राजनीतिक आधार। जिनको इसने राजनीतिक रूप से शक्तिशाली बनाया उनको वो आर्थिक शक्तिशाली रूप से नहीं बनाना चाहता, इसलिए वो उत्पादक वर्ग पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता कि आप कितना उत्पादन कीजिए, लेकिन हाँ, वो ये आवश्यक कहते हैं कि जो व्यक्ति को कार्य जो है वो उत्पादन वाला ही करना चाहिए, और जो व्यक्ति स्वयं उत्पादन का कार्य कर रहा है उसकी आत्मा में भी जो है वो रीजन जो है वो डोमिनेट करना चाहिए। तीसरे आधार को देखते हैं, दार्शनिक आधार। दार्शनिक आधार को किस तरीके से उन्होंने जस्टिफाई ठहराया? उन्होंने इस तरह से जस्टिफाई ठहराया है कि विशेष कार्य यानी स्पेसिफिक फंक्शन। तो प्लेटो का साम्यवाद जो है वो स्पेसिफिक फंक्शन पे अप्लाई है, इसलिए जो दार्शनिक शासक है उसको एक स्पेशल फंक्शन दिया गया है। साथ ही साथ यह भी दिया गया है कि अन्य जो पूरे तीनों वर्ग हैं वो भी एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें। बात ध्यान रखने वाली है कि साम्यवाद की जो व्यवस्था है वो केवल कुछ ही लोगों के लिए है, यानी कि संरक्षक वर्गों के लिए, सैनिक और शासक वर्गों के लिए। यह उत्पादक वर्गों के लिए या सामान्य जन के लिए साम्यवाद की व्यवस्था नहीं है। तो मूलतः रूप से साम्यवाद दो तरीकों में दिखता है, एक तो संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा परिवार अथवा स्त्रियों का साम्यवाद। आइए इन्हें समझते हैं। संपत्ति के साम्यवाद को देखते हैं। कुछ लाइनों द्वारा मैं इन्हें व्यक्त करती हूँ कि संपत्ति के साम्यवाद के राजनीतिक और व्यवहारिक आधार था प्लेटो के पास। उसकी यह मान्यता थी कि आर्थिक और राजनीतिक यदि दोनों प्रकार का ही शक्ति किसी एक के हाथों में चली जाएगी तो शासक जो है वो भ्रष्ट हो जाएंगे और वो क्या कहते हैं, राज्य को सर्व करने के स्थान पर अपने आप को सर्व करने लगेंगे। अब सेबाइन की बात सुनते हैं। सेबाइन कहते हैं कि प्लेटो के साम्यवाद का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक है। प्लेटो के साम्यवाद का जो प्रेरक तत्व है, क्यों साम्यवाद होना चाहिए, वो आज की तरह जो है वो काल्पनिक राज्यों या समाज मतलब यूटोपिया के प्रेरक तत्व से बिल्कुल अलग है। प्लेटो आर्थिक समानता प्राप्त करने के लिए शासन का उपयोग नहीं करता, वरन वह शासन के एक विक्षोभकारी तत्व को हटाने के लिए आर्थिक समानता स्थापित करता है। अच्छा, एक और बात देखते हैं सेबाइन ने कैसे लिखा है इसे। सेबाइन ने फिर से लिखा है कि सरकार के ऊपर धन के भयानक प्रभाव का प्लेटो को इतना विश्वास था कि उसे दूर करने के लिए उसने स्वयं संपत्ति का ही विनाश करना पड़ा। और हरमोन ने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है प्लेटो ने अपने जीवन में आर्थिक विषमता के इतने दुष्परिणाम देखे कि संघर्ष के आधारभूत कारण समझता है संपत्ति को, अतः उसने शासक और सैनिक वर्ग के लिए संपत्ति के साम्यवाद की योजना प्रस्तुत की ताकि उसमें राजनीतिक शक्ति प्राप्ति के लिए कोई प्रतिबंध न आए। तो दो आधार थे। पहला चीज तो वो अपने कर्तव्यों से पदभ्रष्ट न हो जाए, और दूसरी चीज यदि उनको संपत्ति संकलन का अधिकार हो जाएगा तो इतनी संपत्ति प्राप्त कर लेंगे कि आगे के जो बौद्धिक और दार्शनिक आधार है दार्शनिक राजा बनने का, वो शायद संपत्ति हो जाए। तो ये डर प्लेटो का था। परिवार और पत्नियों के साम्यवाद की व्यवस्था क्यों की? सबसे पहले तो उनका बात था कि परिवार का मोह जो है वो धन के मोह से भी बड़ा होता है और संतान का मोह उससे भी बड़ा होता है। इसके लिए वो अनुचित कार्य करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। एक और तर्क है कि नारी जाति की विमुक्ति, यानी कि जो संरक्षक वर्ग है, गार्जियन वर्ग है, उन सभी के लिए ना तो उनका कोई परिवार होगा बल्कि उनका एक सम्मिलित परिवार होगा, सामूहिक परिवार होगा, सामूहिक बेटे बेटी होंगे। अच्छा देखिए, रिपब्लिक में ही क्या लिखा है पत्नियों के साम्यवाद के बारे में। संरक्षक स्त्री पुरुषों में कोई भी अपना निजी घर या परिवार नहीं बनाएगा, कोई भी किसी के साथ व्यक्तिगत रूप में सहवास नहीं करेगा, और शासक स्त्रियां सब शासक पुरुषों की समान रूप से पत्नियां होगी और इनकी संतानें भी समान रूप से सबकी होंगी, और ना तो माता पिता अपनी संतान को जान सकेंगे और ना संतान माता पिता को। और स्पष्ट है कि जो प्लेटो की साम्यवादी व्यवस्था है, अभिभावक वर्ग के व्यक्ति को विवाह करके स्थायी रूप से परिवार बसने की आज्ञा नहीं है। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि सबसे पहले तो वो परिवार के जो घातक और क्षुद्र प्रभाव हैं उनसे अभिभावक वर्ग को मुक्त रखना चाहता था, नारी की दशा या नारी की मुक्ति करना चाहता था, और उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए प्रजनन को भी वो जो है वो यह व्यवस्था रखना चाहता था। तो उन्होंने प्रजनन के एज को भी डिसाइड किया। हालांकि यह अच्छा, अब हम इनकी विशेषताओं के बारे में और आलोचनाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। विशेषताएं जान लेते हैं। पहली विशेषता तो यह है कि जो साम्यवाद है वो साध्य नहीं है अपितु साधन है, किसके लिए? आदर्श राज्य के लिए। दूसरा यह है कि स्वार्थ रहित और परोपकारी भावना जताने के लिए ना केवल उन्होंने संपत्ति के साम्यवाद की बात की बल्कि पत्नियों के भी साम्यवाद या परिवार के साम्यवाद की भी व्यवस्था कर डाली। यह है कि क्योंकि मानव प्रवृत्ति या मानव विकृति बाह्य चीजों से मोह पाने पर है, तो इस मोह से ही वो दूर रखना चाहता था अभिभावक वर्ग को। इस साम्यवाद की आधुनिक साम्यवाद से अब तुलना कर लेते हैं। इस संबंध में मैक्सी ने लिखा है कि प्लेटो साम्यवादी विचारों का मुख्य प्रेरणा स्रोत है और रिपब्लिक में सभी साम्यवादी और समाजवादी विचारों के मूल बीज मिलते हैं। आइए देखते हैं कि क्या समानताएं हैं आज के या आधुनिक साम्यवाद के और प्लेटोनिक साम्यवाद के। पहली चीज तो वो व्यक्ति को ज्यादा महत्व ना देकर राज्य रूपी
जो है उसको राज्य द्वारा निर्दिष्ट कार्य करने होते हैं किसको, व्यक्ति को। ये आधुनिक साम्यवाद भी कहता है। दूसरा क्या, आर्थिक प्रतियोगिता को अधिक महत्व नहीं देता, उसको रेगुलेट करने की बात नहीं करता, व्यक्ति के अधिकारों पर बल न देकर कर्तव्यों पर अधिक बल देते हैं। फिर क्या है, साम्यवाद की योजना जो है वो काल्पनिक और अव्यवहारिक है। ये कुछ ही से क्षेत्र में तो सफल हो सकते हैं लेकिन व्यापक क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। फिर मानव स्वार्थ की भावना पर ध्यान न देकर मूल प्रवृत्तियों का बहिष्कार किया है, जैसे कि दोनों ही काम संचय आदि की मूल प्रवृत्तियों की उपेक्षा करते हैं। और साम्यवाद जो है वो अधूरा है। कैसे, जो प्लेटो का साम्यवाद है वो नैतिक और आध्यात्मिक पहलुओं को स्पष्ट करता है, जबकि आधुनिक साम्यवाद जो है वो भौतिकवाद और आर्थिकवाद को ही प्रधानता देता है। तो इस तरीके से दोनों जो समझ है वो एकांगी है। और प्लेटो भी दो जो वर्ग है उसके अभिभावक वर्ग या गार्जियन वर्ग या संरक्षक वर्ग, उनको वो संपत्ति यानी कि साम्यवाद की व्यवस्था में रखता है, और आधुनिक साम्यवाद भी व्यक्तिगत संपत्ति का विरोधी है। आठवीं चीज यह है कि जो दार्शनिक राजा है वो उसके अधिनायकवाद में विश्वास करता है, और आधुनिक साम्यवाद जो है वो सर्वहारा वर्ग या अधिनायकवाद की भी बात करता है। और दोनों ही साम्यवाद जो है वो राज्य को अधिक सुसंगठित और सुदृढ़ बनाना चाहते हैं, और दोनों ही साम्यवाद स्त्री और पुरुषों की स्वतंत्रता और समानता पर और समान अधिकारों के समर्थक है। देखते हैं कि प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में क्या असमानता है। पहला पॉइंट क्या है कि प्लेटो के साम्यवाद का जो दृष्टिकोण है वो आध्यात्मिक है, निराशावादी है और विरक्ति मूलक है, मतलब भौतिक चीजों से दूर ले जाता है। परंतु जो आधुनिक साम्यवाद है उसका दृष्टिकोण भौतिकवादी है, क्रांतिकारी है और प्रगतिशील है। दूसरा पॉइंट यह है कि जो प्लेटो का साम्यवाद है वो संरक्षक वर्गों पर ही लागू होता है, परंतु जो आधुनिक साम्यवाद है वो सभी पर लागू होता है। तीसरी चीज ये है कि प्लेटो का साम्यवाद में वर्ग निहित है, यानी वर्ग के अनुसार साम्यवाद है, लेकिन जो और राज्य का लोभ भी नहीं होता। परंतु आधुनिक साम्यवाद है जो है वो वर्ग विशेषों के लिए नहीं है, वो सभी वर्ग के लिए है, और साथ ही साथ इसमें राज्य का लोभ भी हो जाता है। अब अगला अंतर क्या है, यह है कि प्लेटो के साम्यवाद में जो सामाजिक परिवर्तन है वो तार्किक ढंग से होता है, परंतु जो आधुनिक साम्यवाद है उसमें सामाजिक परिवर्तन जो है वो ऐतिहासिक अनिवार्यता है, क्योंकि ये होना ही है। अब जो प्लेटो का साम्यवाद है वो दार्शनिक और राजनीतिक साम्यवाद है। इसके विपरीत जो आर्थिक साम्यवाद है वो आर्थिक, उसमें आर्थिक मूल है। ठीक है। अब प्लेटो के जो साम्यवाद का जो मार्ग है वो क्या है, आत्मसंयम और आत्मनियंत्रण है, लेकिन जो आधुनिक साम्यवाद है वो क्रांति और प्रचार के माध्यम से साम्यवाद की बात करता है। प्लेटो के साम्यवाद में राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों को पृथक पृथक रूप में सौंपा गया है, लेकिन आधुनिक साम्यवाद में राजनीतिक और आर्थिक को परस्पर संबंधी बताया जाता है। इनफैक्ट आर्थिक जो कारक होते हैं वो बेसिक जो है वो मूल ढांचे का निर्माण करते हैं, जिसकी अपर संरचना है जो है वो राजनीति है, और मेन खेल जो है वो आर्थिक साधनों के स्वामित्व के इर्द गिर्द घूमता है। अब देखो, प्लेटो के साम्यवाद में संपत्ति और परिवार दोनों पर ही सामूहिक स्वामित्व की व्यवस्था है, परंतु आधुनिक साम्यवाद में संपत्ति पर संपत्ति के सामूहिक स्वामित्व की तो बात होती है, लेकिन परिवार के संबंध में ऐसी बात नहीं होती है। अब देखिए, प्लेटो का साम्यवाद जो है वो सुधारवादी होता है, और आधुनिक साम्यवाद क्रांति के माध्यम से परिवर्तन की बात करता है, वो जो है वो सुधार की बात करता है। अब प्लेटो का साम्यवाद जो है वो राज्य तक ही सीमित है, और आधुनिक साम्यवाद जो है वो संपूर्ण विश्व में साम्यवाद की बात करता है। और प्लेटो का साम्यवाद जो है वो विभिन्न वर्गों में सामंजस्य और एकता स्थापित करता है, वहीं आधुनिक साम्यवाद जो है वो वर्ग संघर्ष को अनिवार्य बनाता है। प्लेटो के साम्यवाद में कार्य के विशेषीकरण पर बल दिया गया है, परंतु आधुनिक साम्यवाद जो है वो सामूहिक कार्य पे ज्यादा फोकस करता है। अरस्तु द्वारा प्लेटो के साम्यवाद की गई कुछ आलोचनाओं को। तो पहली चीज ये कहते हैं कि प्लेटो का जो साम्यवाद है वो विविधता का ही शत्रु है। दूसरा कि वो संपत्ति के गुणों की अवहेलना कर देते हैं और उसके ऐतिहासिक आधार को भी अस्वीकार कर देते हैं। यदि ये इतना ही स्वीकार्य होता तो इतिहास में कहीं ना कहीं से अपनाया गया होता। और साथ ही साथ ये कहते हैं कि जो मतलब जिन बुराइयों को दूर करने के लिए प्लेटो जो है वो संपत्ति और पत्नियों के साम्यवाद को लागू करता है, वे तो ईर्ष्या, द्वेष और कर्तव्य से विमुक्ति, तो मानसिक रोग है, इनका उपचार भी मानसिक होना चाहिए, ना कि जो है वो संपत्ति का साम्यवाद होना चाहिए। और साथ ही साथ जो व्यक्तित्व है और परिवार को उन्होंने कुचल दिया, और इससे क्या हो सकता है, राज्य के अस्तित्व को ही खतरा हो सकता है। और जो प्लेटो की जो स्त्रियों की सामूहिकता की बात है उससे यौन क्षेत्र में अराजकता हो जाएगी, ना तो पिता को पुत्र का ज्ञान होगा, ना तो बहन को भाई का ज्ञान होगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि जो सार्वजनिक रूप से जो भरण पोषण है, ये इससे उच्च शिक्षा दीक्षा नहीं दी जा सकेगी, नागरिकों के गुणों को नहीं भरा जा सकेगा इसमें अरस्तु को संदेह है। और साथ ही साथ यह है कि उत्पादक वर्ग की तो आपने उपेक्षा कर दी, जो कि बहुत बड़ी संख्या में है, और राज्यों को वर्गों में जब आपने विभक्त कर दिया तो आपने पहले ही उसकी एकता को कुचल दिया है। कहते हैं कि ये जो परिवार संबंधी साम्यवाद है ये अनुचित है। क्यों अनुचित है? क्योंकि इसके द्वारा जो है वो प्राकृतिक और सामाजिक संबंधों का ज्ञान होता है और अपराध कम होते हैं, परंतु उस समाज में जहाँ संबंध होंगे ही नहीं वहाँ घटनाएं और अपराध बहुत अधिक हो जाएंगे। और प्लेटो का जो साम्यवाद है वो प्रतिक्रियागामी है, यानी कि समाज को आगे ना ले जाकर पीछे की ओर धकेल देता है। और राज्य द्वारा श्रेष्ठ स्त्री पुरुषों का जो समागम कराना है ये तो पशु जगत में हो सकता है, लेकिन ये पशु जगत को जो है वो मानवीय जगत में लागू करना ना तो उपयोगी है और ना ही वांछनीय है। आधुनिक आलोचना भी होती है प्लेटो के साम्यवाद की। ये लगभग मोर और लेस वही आलोचना है जो अरस्तु ने भी की थी। ये अव्यावहारिक है, मनोवैज्ञानिक है, मूल प्रवृत्ति तो बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखी है इन्होंने। और विवाह सुधार योजना के जो उनके उद्देश्य है वो काफी अच्छे हैं कि अच्छी संतान पैदा हो, स्त्रियों के उद्धार की योजना, परिवार के राष्ट्रीयकरण की योजना है, संतति सुधरे, स्त्रियों और पुरुषों को समान रूप से रखा जाए, लेकिन उसका साधन हम स्वीकार नहीं कर सकते। और साथ ही साथ ये जो प्लेटो की अस्थायी और राज्य नियंत्रित विवाह है ये तो योजना अव्यवहारिक है। और साथ ही साथ यह भी अव्यवहारिक धारणा है कि निजी संपत्ति पर अधिकार ही ना रखे मनुष्य। और यह भी एक गंभीर दोष है कि जिस सच्ची आत्मा को वो जगाना चाहता है वो तो उसे पहले ही जो है वो उस भावना का अंत कर देता है। और प्लेटो व्यक्ति के लिए उन सभी बातों का निषेध करता है जिससे उनका चिंतन और कर्म क्षेत्र तथा किसी भी इच्छा के व्यक्ति आवश्यक परिस्थिति है। फिर साथ ही साथ यह है कि स्त्रियों और बच्चों का साम्यवाद एक और दृष्टि से भी अव्यवहारिक है। इस दृष्टि से केवल संतानोत्पत्ति ही किसी के लिए ही दार्शनिक राजा जो है वो क्या कहते हैं सहवास करे किसी स्त्री के साथ, यह तो संभव नहीं लगता है। और साथ ही साथ प्रजातांत्रिक नहीं है, यह एक अभी जनतांत्रिक या एरिस्टोक्रेटिक अवधारणा है। रिपब्लिक में आदर्श राज्य क्या बताया गया है? अब देखिए, ये जो है वो प्रतिक्रियात्मक स्वरूप उनके विचार उद्भूत हुए हैं जो उस समय की ग्रीक की जो राजनीतिक अराजकता की व्यवस्था थी। आइए जानते हैं कि राज्य का क्या स्वरूप होगा और राज्य और व्यक्ति का क्या संबंध होगा। देखिए, प्लेटो क्या मानते हैं? प्लेटो राज्य के स्वरूप, राज्य और व्यक्ति का संबंध इस तरीके से मानते हैं कि जो राज्य है वो व्यक्ति की विशेषताओं का ही विराट रूप है और व्यक्ति की जो चेतना है और गुण है वही राज्य की चेतना का निर्माण करते हैं।
अब देखिए उन्होंने मानव की आत्मा में 3 तत्वों का होना माना है। एक तो विवेक, दूसरा उत्साह और तीसरा क्षुधा। और क्षुधा को ये जो है वो किससे जोड़ते हैं? ये सुखी और संतुष्ट करने से जोड़ते हैं और इसे अबौद्धिक तत्व मानते हैं। साथ ही साथ ये जो दूसरा तत्व है विवेक या बुद्धि, इसके 2 कार्य हैं। मनुष्य ज्ञान भी प्राप्त करता है और उसके द्वारा अपने वातावरण को समझता है, प्रेम करने में सहायक होता है। ये भी बताता है कौन से कार्य अच्छे हैं, कौन से कार्य बुरे हैं। जो साहस या उत्साह है वह जो है वो शूरता कहते हैं, मनुष्य युद्ध की प्रेरणा होती है। और जो महत्वाकांक्षा प्रतिस्पर्धा की जो भावनाएं हैं इसी से उत्पन्न होती है। और यह गुण विवेक का मतलब यह गुण विवेक का स्वाभाविक साथी है। इसके कारण मनुष्य जो है वो अन्याय से घृणा करता है और न्याय का साथ देता है। और इसलिए जो प्लेटो हैं वो साहस और विवेक को उस दोस्त मानते हैं और साथ ही साथ जो उत्पादकता है उसे अबौद्धिक मानते हैं। अच्छा, ये गुण सभी में समान नहीं होते। किसी में दार्शनिक या विवेक का गुण यदि प्रधान होता है तो वह दार्शनिक शासक बनने योग्य होता है या दार्शनिक वर्ग बनाता है। जिसमें साहस का गुण प्रधान होता है वह सैनिक वर्ग बनाता है और जिसमें क्षुधा का गुण प्रधान होता है वह उत्पादक वर्ग को निर्माण करता है। अब क्या है कि प्लेटो के आदर्श राज्य का निर्माण कैसे होता है? जिस प्रकार जो मन है या मानवीय आत्मा का निर्माण क्षुधा, साहस और विवेक 3 तत्वों से हुआ है, उसी प्रकार जो राज्य को उत्पन्न करने में 3 तत्व सहायक होते हैं। पहला आर्थिक तत्व, दूसरा सैनिक तत्व और तीसरे दार्शनिक तत्व। आइए इनकी विवेचना करते हैं।